उस दिन जब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो गई तो वो मेरी रखी हुई लड़की बन गई। हर दिन मैं उसे अपने पास रखता, उसके साथ सोता और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। फिर भी वो अपमान सहते हुए सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन एक दिन मैंने उसे फोन पर किसी से झुंझलाकर बात करते हुए पकड़ लिया। तो क्या हुआ अगर मैं दिवालिया नहीं हुई? जो भी उसके बारे में एक शब्द भी गलत बोलेगा उसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। बाई निंगबिंग दिवालिया हो चुकी थी। जो कभी बिजनेस की दुनिया की घमंडी रानी थी, वो एक ही रात में कर्ज में डूबी हुई सिंड्रेला बन गई। उसके पुराने दुश्मन तुरंत उसे और नीचा दिखाने आ गए। मिस बाई, मेरा जूता चाट लो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, वरना सिर्फ ड्रिंक बेचकर तुम 10 जन्मों में भी अपना कर्ज नहीं चुका पाओगी। बाई निंगबिंग ने बस अपनी नजरें झुका ली। वो वहीं खड़ी रही, न घमंड दिखाया न गिड़गिड़ाई, बस बेबस और टूटी हुई लग रही थी। मैं सीधा उसके पास गया, मैनेजर के सामने पैसों की एक गड्डी फेंकी और उसे अपने साथ ले आया। उसने सपाट आवाज में कहा, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैंने आधी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, और क्या? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैंने पहले से तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट और पैसों की गड्डी उसके सामने फेंक दी। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर दिन 10,000 दूंगा। ये सुनते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा? मैं जानता था कि ये उसके गुस्से की निशानी थी। आखिर पूरे शहर को पता था कि हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं बने, और अब उसके गिरने का फायदा उठाकर मैं उसे इस तरह अपमानित कर रहा था। वो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होगी। मैंने कमर पर हाथ रखकर ताना मारा, हर दिन 10,000 मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। अभी तुम कर्ज में डूबी हुई हो, मेरे अलावा तुम्हारी मदद कौन करेगा? अपमान से उसकी उंगलियां गुस्से में कांपने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैंने एक और पैसों की गड्डी उसकी तरफ फेंक दी। लाल लाल नोट पूरे फर्श पर बिखर गए। उठाओ इन्हें, संभाल कर रखो और मेरे साथ चलो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बाई निंगबिंग बिना कुछ बोले मुझे देखती रही। आखिरकार वो पैसों के लालच का विरोध नहीं कर सकी। उसने धीरे धीरे घुटने मोड़े और चेहरे पर गहरा अपमान लिए फर्श पर बिखरे नोट एक एक करके उठाने लगी। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। फंग युआन, क्या तुम हमेशा लोगों की ऐसे ही मदद करते हो? मैंने उसके पीछे हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुरा कर कहा, अपनी शुगर मॉमी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा सवाल मत पूछा करो। उसका चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। पहले वो मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी। बाई निंगबिंग हमेशा मुझे नीची नजर से देखती थी, क्योंकि वो लगभग हर किसी को ही नीचा समझती थी। लेकिन मेरी वजह अलग थी। मैं उससे नफरत इसलिए करता था क्योंकि मैं उसे पा नहीं सकता था। आखिर उसका चेहरा किसी गेम की खूबसूरत कैरेक्टर जैसा था और उसकी आकर्षक फिगर किसी का भी दिल धड़का सकती थी। मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी बस चुपचाप उसी से जलता रहूंगा, लेकिन किसने सोचा था कि मुझे ऐसा सुनहरा मौका मिल जाएगा। वो सच में बहुत बड़े कर्ज में डूबी हुई थी। पूरे रास्ते वो चुपचाप मेरी हर बात मानती रही, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं उसे वापस न भेज दूं। नहाने के बाद भी जब मैं उसके पास गया तो उसने बस गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मेरी तरफ देखने से इनकार कर दिया। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे मजबूर किया कि वो मेरी तरफ देखे। बाई निंगबिंग, तुम्हें पता है ना मेरे साथ रहने वाली लड़की को क्या करना चाहिए? उसकी आंखों के कोने लाल हो गए। काफी देर बाद उसने बेहद अनमने मन से मेरी बात मानी। मैंने उसे फिर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, यहीं से शुरू करो और जहां मैं इशारा करूं वहीं तक। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके होंठ भी हल्के हल्के कांपने लगे। मैंने आंखें सिकोड़कर कहा, अगर नहीं करना चाहती तो पैसे वापस कर दो। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, उसने तुरंत मेरा पैर पकड़ लिया। उसकी सूखी हुई आवाज मुश्किल से सुनाई दी, नहीं। पैसों की ताकत ने आखिर उसे मना करने की हिम्मत नहीं दी। वो धीरे धीरे उठी और घुटनों के बल मेरे पास आ गई। उसके चेहरे पर गहरा अपमान साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसे रोक दिया। वो मासूमियत से मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? मैंने अपनी कांपती हुई आवाज को संभालते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही। उसकी बात सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बाहर से मैं खुद को बहुत दबंग दिखा रहा था, लेकिन सच तो ये था कि इस तरह के रिश्तों का मुझे लगभग कोई अनुभव नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाई निंगबिंग इतनी शांत और सहज तरीके से मेरी हर बात मान लेगी। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब मुझे अपनी धाक जमानी होगी। थोड़ी देर बाद जब वो घर का सामान ठीक कर रही थी, मैंने सख्त आवाज में कहा, घर के अंदर इतने कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, उतार दो। उसकी हरकत वहीं रुक गई। उसने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी थी। अगर वो उसे उतार देती तो उसके ऊपर सिर्फ अंदर के कपड़े रह जाते। उसकी खूबसूरत भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैंने फिर वही बात दोहराई, अगर मन नहीं है तो पैसे वापस कर दो। उसने दांत भींच लिए। आखिरकार उसने अनमने मन से अपने हाथ में पकड़ी चीज नीचे रखी और मेरी नजरों के सामने धीरे धीरे अपनी टी शर्ट उतार दी।
मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसकी फिगर सच में किसी भी इंसान को हैरान कर सकती थी। जहां जैसे कर्व होने चाहिए थे वैसे ही थे, और उसकी पूरी बॉडी बेहद आकर्षक और संतुलित लग रही थी। मेरी खुली हुई नजरों से उसे देखते ही उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। फंग युआन, उसने गुस्से में मेरा नाम पुकारा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए वो तुरंत बाथरूम की तरफ मुड़ गई, जैसे खुद को मुझसे छिपाना चाहती हो। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो हाथ धो रही थी। पानी की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थी, और हर सांस के साथ उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतनी घबराने की जरूरत नहीं, इधर आओ। वो तुरंत सतर्क हो गई। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने कहा, अगर पैसे वापस नहीं करने। आखिरकार उसने मेरी तरफ गुस्से और अपमान से भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर भी चुपचाप वहीं खड़ी रही। आखिरकार हार मानकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर दांत भींचते हुए मेरी तरफ मुड़ गई। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके सीने को छूने लगीं, मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। सब कुछ बेहद नरम और छूने में बहुत मुलायम था। मैंने बाई निंगबिंग के चेहरे के भावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मेरा हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ पड़ता गया। मैं जितना नीचे जाता गया, बाई निंगबिंग का चेहरा उतना ही लाल होता गया। वो गुस्से से कांप रही थी। उसकी सांसें भी तेज होने लगीं। जब मैं लगातार उसे छेड़ता रहा तो उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। फंग युआन, उसने मेरा नाम पुकारा। मैंने अपने दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रख दी। क्या तुम हर समय अपने मददगार को नाम से बुलाना बंद नहीं कर सकती? तो फिर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? मुझे मास्टर कहो। ये सुनते ही बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। आखिर तक भी वो इतना शर्मनाक संबोधन नहीं बोल पाई। और सच कहूं तो मुझे भी ऐसा कोई अजीब शौक नहीं था। मैं तो बस उसे छेड़ रहा था। उसे इस तरह तंग करके मुझे पहले ही पूरी संतुष्टि मिल चुकी थी। जितने भी तरीके मुझे उसे परेशान करने के सूझते थे, मैं सब उसी पर आजमा देता था। जब मेरा दोस्त इदो मकोटो मुझसे मिलने आया, तब तक बाई निंगबिंग पूरी तरह हालात के आगे झुक चुकी थी। उसने एप्रन पहन रखा था और एक गृहिणी की तरह घर की सफाई कर रही थी। इदो मकोटो की आंखें फैल गईं। वो मुझे एक तरफ खींचकर धीरे से बोला, तू सच में बाई निंगबिंग से ये सब काम करवा रहा है? मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। वो तो पहले ही दिवालिया हो चुकी है, अब और क्या चाहिए उसे? इदो मकोटो का चेहरा गंभीर हो गया। दिवालिया होने के बाद भी बाई निंगबिंग जैसी औरत के पास वापसी करने के 10,000 तरीके हो सकते हैं। मुझे उसकी चिंता बिल्कुल बेकार लगी, क्योंकि उसने वो सब नहीं देखा था जो मैंने देखा था। लोगों ने बाई निंगबिंग को किस तरह अपमानित किया था। अगर उसके पास सच में कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या वो खुद को इस हालत तक आने देती? मैं पूरे विश्वास से बोला, नहीं, इस बार वो सच में खत्म हो चुकी है। इदो मकोटो अब भी यकीन नहीं कर रहा था। मैंने दूर सफाई कर रही बाई निंगबिंग की तरफ देखा। बाई निंगबिंग, इधर आओ। तुम खुद इदो मकोटो को बताओ अब तुम मेरे लिए क्या हो। बाई निंगबिंग पहले तो आज्ञाकारी होकर मेरी तरफ चली आई, लेकिन जैसे ही उसने मेरी बात सुनी, उसने अचानक सिर उठा लिया। उसके चेहरे पर अपमान और अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। क्या हुआ? पैसे तो तुम ले चुकी हो, अब भी मानने में शर्म आ रही है? पैसों का जिक्र आते ही उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो मेरे सामने आकर रुक गई, नजरें झुका लीं। बहुत धीमी और शर्म से भरी आवाज में उसने कहा, मैं आपकी कैनरी हूं। बगल में खड़ा इदो ये सब देख रहा था। उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मैं मुस्कुराकर बोला, देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। चाहो तो हाथों से फिर से साबित करके दिखाऊं? मुझे फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते देखकर बाई निंगबिंग का चेहरा डर से भर गया। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाई निंगबिंग फिर से मुड़कर चुपचाप सफाई करने लगी। इदो मकोटो के होंठ फड़कने लगे। बाई निंगबिंग जैसी औरत पैसों के लिए खुद को इस हद तक बेच देगी? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। और तू उससे हर दिन आखिर करवाता क्या है? मैं हकलाते हुए बोला, अब वो पूरी तरह मेरी है, और क्या होगा? इदो मकोटो ने फिर एक बार बाई निंगबिंग की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे खुद को यकीन दिलाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो। आखिर उसने लंबी सांस छोड़ी और कहा, अगर सच में ऐसा है तो फंग युआन, तेरी तो लॉटरी लग गई। कमीने, बड़ी मौज में है तू। उसके जाने के कुछ ही समय बाद ये खबर फैल गई कि बाई निंगबिंग मेरे घर पर रह रही है। ग्रुप चैट में दोस्तों ने मुझे लगातार मैसेज करने शुरू कर दिए। फंग युआन, क्या तू पागल हो गया है? बाई निंगबिंग को भी तूने छेड़ दिया। आखिर तूने उसके साथ किया क्या है? बाई निंगबिंग चाहे दिवालिया हो गई हो, लेकिन वो खुद को बेच दे, इस पर यकीन नहीं होता। फंग युआन, बाई निंगबिंग जैसी खूबसूरत औरत के साथ रह रहा है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। आखिरी मैसेज पढ़ते ही मैं अनायास ही निकल गया। मैंने बाथरूम की तरफ देखा। बाई निंगबिंग पूरी तल्लीनता से मेरा अंडरवेयर धो रही थी। उसे देखते ही मेरा दिमाग अपने आप जाने कहां कहां भटकने लगा। शायद मेरी नजरें उसे असहज महसूस कर रही थीं। वो मुड़कर बोली, क्या देख रहे हो?
जब उसने मेरी घूरती हुई नजर देखी तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि मेरी नजर कहाँ टिकी हुई है। उसने झट से अपने हाथों से खुद को ढक लिया। उसका चेहरा शर्म झुंझलाहट से भर गया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर मुझे भी थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया, अब मैं उसका शुगर मम्मी हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं नहीं देख सकता? वो उसे ढकने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं पूरे विश्वास से बोला, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अब मैं तुम्हारे साथ रह रही हूं, ये सब पहले ही मेरा है। एक नजर देख लेने में क्या दिक्कत है? सिर्फ देखूंगा ही नहीं, छूंगा भी। बाई निंगबिंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सीधी बात कह दूंगा। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई, न निगल पा रही थी न उगल पा रही थी। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सच में आर्टिफिशियल एनहांसमेंट करवा रखा है? अगर सब नकली निकला तो मैं ये सौदा वापस कर दूंगा। मेरी बात खत्म होते ही बाई निंगबिंग के चेहरे पर कई बार भाव बदले, लेकिन आखिरी शब्द सुनते ही उसमें अचानक ठंडी हंसी हंसी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। वो चलते चलते अपने कपड़े उतारने लगी और मेरी तरफ पढ़ने लगी। ठीक है, चाहे मैंने कुछ कराया हो या नहीं, अगर देखना है तो जितना मन करे देख लो। मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। मैं सिर्फ उसे देखता रह गया। वो एक एक करके अपने कपड़े उतारती हुई कुछ ही कदमों में मेरे सामने आ गई। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने अचानक नीचे झुककर अपनी पैंट भी नीचे खींचनी शुरू कर दी। उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बचा लिया हो। मैंने दोबारा बाई निंगबिंग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। मैं तुरंत मुड़ा और भागकर दरवाजा खोलने चला गया। कौन है? आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही बाहर एक फैशनेबल और हैंडसम आदमी खड़ा था। उसने तेज आवाज में पूछा, क्या बाई निंगबिंग यहाँ है? मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो जी परिवार का बड़ा बेटा जी बुओ था। पहले उसका बाई निंगबिंग के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मैं जल्दी से एक तरफ हट गया और बाई निंगबिंग की तरफ इशारा कर दिया। जी बुओ मुझे धक्का देकर सीधे अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे भागा। पता नहीं कब बाई निंगबिंग ने इतनी जल्दी फिर से अपने सारे कपड़े पहन लिए थे। उसने ऊपर से कोट भी पहन लिया था और उसके हाथ में मेरा अंडरवियर अब भी था, जिसे उसने अभी तक नीचे नहीं रखा था। जब जी बुओ की नजर बाई निंगबिंग के हाथ में पकड़ी हुई चीज पर पड़ी तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वो गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने सिस्टर निंगबिंग से ऐसा काम कैसे करवा दिया? मैंने सिर खुजाते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने उसे इसे धोने के लिए नहीं कहा था, वो खुद ही धोने लगी थी। बाई निंगबिंग ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। वो वापस बाथरूम में चली गई और नल खोलकर फिर से धोने लगी। जी बुओ का दिल टूट गया। वो आगे बढ़ा और बाई निंगबिंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सिस्टर निंगबिंग, खुद को इस तरह मत गिराइए। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं उसका 2 गुना दूंगा। मेरे साथ चलो। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। जी परिवार मुझसे कहीं ज्यादा अमीर था। मुझे पता था कि अगर पैसों की बोली लगी तो शायद मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैं तुरंत सावधानी से बाई निंगबिंग के पास गया और बेबस नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। कुछ देर पहले वाला मेरा सारा घमंड गायब हो चुका था। मुझे पहले उससे थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। अगर उसे लगा कि मैं ना सिर्फ गरीब हूं बल्कि कंजूस भी हूं और उसने कोई दूसरा शुगर डैडी चुन लिया तो। लेकिन तभी बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ एक नजर डाली। फिर उसने जी बुओ से कहा, जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। हो भगवान, बाई निंगबिंग कमाल की बाई निंगबिंग। अभी अभी घर लाई गई मेरी कैनरी इतनी वफादार निकली। जी बुओ ये सुनकर और भी बेचैन हो गया। उसने तुम्हारे खिलाफ क्या पकड़ रखा है? मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। बाई निंगबिंग काम करती रही। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। उसने मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं पकड़ रखा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसके पैसे लिए हैं, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना होगा। मैं बगल में खड़ा ये सब सुनकर भावुक हो गया। यही तो वो औरत थी जिसे मैं हमेशा पाना चाहता था। उसके अपने सिद्धांत थे। मैंने बार बार सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मैं पैसे दे चुका हूं, अब आप जा सकते हैं। लेकिन जी बुओ ये सुनकर और भी दुखी हो गया। वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला, तेरे पास है ही कितना पैसा? तू सिस्टर निंगबिंग को कितना दे सकता है? और ऊपर से तूने पैसों से उसका अपमान भी किया। तूने सिस्टर निंगबिंग को अपनी रखैल बना लिया है। कुछ ही दिनों में मैं उसकी जगह ले लूंगा। ये सुनकर मैं फिर से चौंक गया। ये पहली बार था जब मैं किसी का शुगर डैडी बना था। अभी तक मैंने पहले पूरा पैसा देकर बाद में हिसाब लगाने वाली आदत भी नहीं सीखी थी। बार का बिल मिलाकर भी मुझे याद आया कि मैंने बाई निंगबिंग पर कुल मिलाकर लगभग 30,000 युआन ही खर्च किए थे, यानी सिर्फ 3 दिनों के लिए। शायद बाई निंगबिंग को भी ये बात याद आ गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वैसे लगभग भूल ही गई थी। मिस फंग, आपने मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए रखा है। कल से मैं आजाद हो जाऊंगी। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। है ना मिस फंग?
मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही जीबुओ खंडी हंसी हंसा। उसने एक बैंक कार्ड मेरी तरफ फेंक दिया। फंग युआन, तू बहुत कंजूस है। यहाँ 2 लाख युआन है, मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। वो सचमुच बाई निंगबिंग को लेकर जाने लगा। मैंने तुरंत गर्दन तानकर कहा, मैं सबलेट करने के लिए तैयार नहीं हूं, पहले खरीदने का अधिकार भी होता है, तुम बीच में कैसे आ सकते हो। वो फिर हंसा। फिर उसने एक और कार्ड निकाला, 5 लाख। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, क्या मैं इतना गरीब हूं। वो बोला, 20 लाख, और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, 50 लाख। मैंने जल्दी से कहा, बस यहीं रुक जाओ। वो शांत स्वर में बोला, 2 करोड़। ये रकम सुनते ही मैं चुप हो गया। 2 करोड़? मुझे हर महीने सिर्फ 4 लाख का पॉकेट मनी मिलता था। 2 करोड़ मतलब पूरे 4 साल का खर्च। जीबुओ ने मेरे चेहरे का भाव देखकर घमंड से मुस्कुराया। देखा सिस्टर निंगबिंग, ये तुम्हें रख ही नहीं सकता। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। अचानक खुद को बहुत लाचार महसूस हुआ। अगर मैं उसे अपने पास रखता तो हर महीने अपनी पॉकेट मनी का बड़ा हिस्सा उसी पर खर्च करना पड़ता। लेकिन अगर मैं उसे जीबुओ को दे देता तो अगले 4 साल तक मुझे घर से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आज रात पहले मैं उसके साथ समय बिता लूं और कल उसे जीबुओ को दे दूं तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा। अब तक बाई निंगबिंग के चेहरे पर जो शांत और बेपरवाह भाव थे, उन्हें देखकर लगा जैसे धीरे धीरे दरार पड़ रही हो। मैंने सावधानी से जीबुओ से कहा, ऐसा करो, कल आ जाना। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही बाई निंगबिंग ने ठंडी आवाज में मुझे रोक दिया। बस, आखिर तुम लोग मुझे समझते क्या हो। उसने सख्त नजरों से जीबुओ की तरफ देखा। मिस्टर जी, क्या इस तरह बोली लगाकर आप जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं? मैं दिवालिया हूं, मेरी हालत खराब है, लेकिन मेरी इज्जत अब भी बाकी है। मैं कोई सामान नहीं हूं जिसकी तुम दोनों आपस में खरीद फरोख्त करो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अगर मिस फंग मुझे सिर्फ सौदेबाजी की चीज समझती हैं तो मैं कल ही यहां से चली जाऊंगी। अपने हाथों से खुद कमाकर जी लूंगी, अब और खुद का अपमान नहीं करूंगी। इतना कहकर बाई निंगबिंग गुस्से में मुड़ी, सीधे बाथरूम में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर सिर्फ मैं और जीबुओ रह गए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। हमने माफी मांगी, उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। जीबुओ दरवाजे के बाहर खड़े होकर काफी देर तक उसे मनाता रहा। आखिरकार आंखों में आंसू लिए उसे वापस जाना पड़ा। मैं फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे दिखाई दे रही उसकी धुंधली परछाई को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बाई निंगबिंग, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। अंदर से सिर्फ उसकी ठंडी हंसी सुनाई दी। मैंने फिर समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें पहले ही अपने घर ले आया हूं, तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें खरीदी हैं। बेशक मैं तुम्हें अपना ही इंसान मानता हूं। करीब 2 घंटे बाद उसने पहली बार जवाब दिया। उसकी आवाज में ठंडा व्यंग्य था। जब सामने पहली बार 2 करोड़ की बोली लगी थी, क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि एक पल के लिए भी मुझे बेचने का नहीं सोचा था? ये सुनते ही मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। आखिर 2 करोड़ कोई छोटी रकम थोड़ी थी। मैं उसकी तरह अमीर भी नहीं था। क्या एक पल के लिए लालच आ जाना भी गलत था? मुझे पता था कि गलती मेरी ही थी। मैंने धीरे से कहा, बाई निंगबिंग, सॉरी। ठीक है, अब जब तुम मेरे घर आ चुकी हो, मैं वादा करता हूं, भविष्य में कोई चाहे जितने भी पैसे दे, मैं कभी लालच में नहीं आऊंगा। लेकिन उसने ठंडी आवाज में पूछा, अगर कोई 10 करोड़ दे तो? ये सुनते ही मैं फिर से चुप हो गया। ऐसी परीक्षा मत लो। दुनिया का कौन सा इंसान ऐसी परीक्षा आसानी से पास कर पाएगा? जब उसने देखा कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा तो उसका आत्मसम्मान फिर से आहत हो गया। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी आ गई। ठीक है, मैं समझ गई। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं सिर्फ बेचैनी से ड्राइंग रूम में इधर उधर टहल रहा था। रात हो गई जब मैंने 8वीं बार बेबसी से आवाज लगाई, भाई निंगबिंग, मुझे बहुत भूख लगी है। तब जाकर वो ठंडे चेहरे के साथ बाहर आई। उसने मेरे लिए खाना बनाया, फिर बिना कुछ कहे वापस गेस्ट बेडरूम में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसका मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने का इरादा बहुत पक्का था। जब मैंने देखा कि ना प्यार से बात बन रही है और ना सख्ती से, तो मैं पूरी तरह बेबस हो गया। लगता है कल वो सच में चली जाएगी। मैंने मन ही मन सोचा, जो होगा देखा जाएगा। बाई निंगबिंग, अगर तुम कल जा भी रही हो तो मत भूलो कि आज तुम अभी भी मेरी हो। जब तक तुम मेरी कैनरी हो तब तक तुम्हें कैनरी की जिम्मेदारियां निभानी होंगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हल्की सी आवाज आई, क्या चाहते हो? मैंने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। क्योंकि अब तक उसकी बातों में ही समय निकल गया था। मैं कभी उसके साथ सच में उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाया था।
अब जब वो जाने वाली थी तो कम से कम आखिरी मौका तो लेना ही था। 2 मिनट बाद गेस्ट बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। बाई निंगबिंग सिर्फ नाइट गाउन पहने हुए थी। हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने पूछा, पक्का? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ। मेरी नजर धीरे धीरे नीचे गई। मैं अनजाने में थूक निकल गया। हाँ, बिल्कुल। शायद इसलिए क्योंकि उसने जाने का फैसला पहले ही कर लिया था। बाई निंगबिंग ने मुझसे कोई बहस नहीं की। वो बस अपना आखिरी दिन ठीक से पूरा करना चाहती थी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अनुभवहीन नहीं थी, बल्कि वो इसमें सचमुच बहुत बहुत अच्छी थी। मैं लगभग खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। कई बार एक दूसरे के करीब आने के बाद मैं पूरी तरह थककर बिस्तर पर ढेर हो गया। वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी हल्की भारी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, तुमने तो कहा था कम से कम 7 बार। उसकी तेज सांसें और उसके होठों की गर्माहट मुझे फिर से बेचैन कर रही थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास कोई नहीं था। मैंने कई बार आवाज लगाई, बाई निंगबिंग, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर में अभी भी वो सारी चीजें रखी थी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी, लेकिन पूरा घर खाली खाली लग रहा था। बाई निंगबिंग जा चुकी थी। अब मुझे यकीन हो गया। कल रात तक हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, और आज वो बिना जरा भी पीछे मुड़े चली गई। हालांकि सबसे पहले उसे बेचने का ख्याल मेरे ही मन में आया था, लेकिन क्या वो इतनी बेरहम भी हो सकती थी? मैं बेचैनी से कमरे में कई चक्कर लगाने के बाद निराश होकर सोफे पर बैठ गया। मेरे दिमाग में पिछले 2 दिनों की सारी बातें घूमने लगी। मैं कैसे उस पर हुक्म चलाता था, उसका फिगर कितना शानदार था, वो हर काम कितनी अच्छी तरह करती थी, और मैंने गुस्से में खुद ही उसे अपने से दूर कर दिया। मैंने लंबी सांस ली, फिर मोबाइल उठाया। मैं कुछ वीडियो देखने ही वाला था, तभी मेरे दोस्त ने लगातार कई मैसेज भेज दिए। फंग युआन, जल्दी ये देख, क्या चल रहा है? तू तो बाई निंगबिंग को अपनी शुगर बेबी बना के रखा था ना, फिर वो अब खाना डिलीवर क्यों कर रही है? और उसकी किस्मत भी देख, सीधे अमीर बिगड़ैल लोगों वाले इलाके में ऑर्डर मिल गया। यार, मुझे तो उस पर बहुत तरस आ रहा है। अब समझ आया कि पुराने जमाने के विद्वान वेश्याओं को छुड़ाने क्यों चले जाते थे। मेरा भी मन कर रहा है उसे बचा लूं। नीचे एक वीडियो था। वीडियो में एक रिहायशी सोसाइटी के गेट पर बाई निंगबिंग ने डिलीवरी कंपनी की यूनिफॉर्म पहनी रखी थी। उसके सर पर छोटा सा हेलमेट था। उसकी पैंट 2 जगह से फटी हुई थी। कुछ अमीर लड़के उसे घेर कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा, क्या मतलब, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया? प्लेटफॉर्म के हिसाब से तुम 13 मिनट लेट हो मिस बाई। इतना बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? किसे दिखा रही हो ये सब? दूसरा बोला, ठीक है, हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन पहले मेरी बहन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, फिर बात खत्म। घुटने टेकती हो या नहीं? बाई निंगबिंग हमेशा की तरह सिर झुकाए खड़ी रही। वो लगातार माफी मांग रही थी। उसे देखकर वो बार वाली रात से भी ज्यादा बेबस और कमजोर लग रही थी। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं तुरंत खड़ा हो गया। धत तेरी की, मेरी छोटी सी गोल्डन कैनरी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? मैंने तुरंत अपने दोस्त से पूछा, ये कब हुआ? उसने जवाब दिया, अभी अभी। वीडियो का बैकग्राउंड देखकर मुझे जगह पहचान में आ गई। वो मेरे घर के बिल्कुल पास था। मैंने तुरंत चाबी उठाई और बाहर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो उनका अपमान अभी भी जारी था। मैं जोर से चिल्लाया, बस। सभी लोग एक साथ मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे। मैंने बैग से नोटों की गड्डी निकाली और उनकी तरफ फेंक दी। इतना शोर किस बात का मचा रखा है? अगर ये 13 मिनट लेट हो गई तो क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं ये मेरी है? हम दोनों की थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए ये खाना डिलीवर करने निकल आई है। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की? ये रहे तुम्हारे खाने के पैसे और ये टिप। अगर अखबारों की हेडलाइन नहीं बनना चाहते तो पैसे उठाओ और यहां से निकल लो। शुरुआत में सब मुझे हल्के में ले रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पहचाना, उनके चेहरे बदल गए। मेरे पिता की कंपनी भले सबसे बड़ी ना हो, लेकिन हमारे सर्कल में ज्यादातर लोग मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने आपस में कुछ देर फुसफुसा कर बात की, फिर मुझे घूरा और वहां से चले गए। बाई निंगबिंग अब भी वहीं खड़ी थी, न सिर झुकाए न घमंड में, तूफान में खिले सफेद फूल जैसी। मेरा दिल दुख उठा। मैंने उसके चेहरे से मिट्टी साफ की, फिर धीरे से कहा, निंगबिंग, देखा, मेरे घर वापस आना ज्यादा अच्छा नहीं है। बाहर लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उसने होठ भींच लिए, कुछ नहीं बोली। तभी मेरी नजर उसकी फटी हुई पैंट पर गई। किनारे पर हल्का सा खून लगा हुआ था, शायद अंदर चोट लगी थी।
मैंने उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो तुरंत पीछे हट गई। दर्द से उसने हल्की सी सांस खींची। मैं घबरा गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या? उसने पहले अनजाने में सिर हिलाया, फिर तुरंत मना कर दिया। नाक सुड़कते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में फर्क पड़ता है? मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल पड़ता है। मैं तुम्हें बचाने के लिए भागा चला आया। क्या इससे मेरी सच्चाई साबित नहीं होती? जल्दी मुझे देखने दो, चोट कितनी लगी है। लेकिन उसने फिर भी मुझे छूने नहीं दिया। जिद में गर्दन तान कर बोली, क्या मैं सिर्फ तुम्हारा एक खिलौना हूं? अगर मैं टूट जाऊं या खराब हो जाऊं तो तुम दूसरा ले आओगे। फिर देखने की क्या जरूरत है? उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी सिसकी छिपी हुई थी, जैसे कोई अभिमानी बच्चा जिसे छोड़ दिया गया हो। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब खाना डिलीवर मत करो, मेरे घर वापस चलो। बाई निंगबिंग ने अपने होठ काटे। वो मेरी तरफ देखती रही। धीरे धीरे उसकी आंखों में शिकायत भरने लगी। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे घर वापस आ जाऊं? फिर कौन जाने कल कोई और ज्यादा कीमत लगा दे और तुम मुझे फिर बेच दो। उसे अब भी अपने दिवालिया होने का सदमा पूरी तरह नहीं भूला था। शायद अब उसे सबसे ज्यादा डर किसी के धोखा देने से लगता था। उसे देखकर मेरा मन और भी ज्यादा उसकी रक्षा करने का करने लगा। विश्वास करो, अगर कोई मुझे 1 अरब भी दे दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। सच में, कभी नहीं। आखिरकार बाई निंगबिंग अनमने मन से मेरे साथ वापस घर आ गई। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। मैं जल्दी से मुड़ा और इसे याद दिलाया, और हां, बाई निंगबिंग, भले ही मैं तुम्हें वापस लेकर आया हूं, लेकिन तुम अब भी मेरी कनेरी हो। तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं बदली हैं। हां, लेकिन शुगर मॉमी मैं ही रहूंगी। ये कहते कहते मुझे खुद थोड़ा अपराध बोध होने लगा। बाई निंगबिंग बस चुपचाप मुझे देखती रही। फिर उसने सिर हिला दिया। वो हमेशा की तरह आज्ञाकारी बन गई। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तो घर पर सबसे पहले अपनी ऊपर वाली टी शर्ट उतार दो। बाई निंगबिंग एक पल के लिए ठिठक गई, फिर तुरंत समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूं। उसने गुस्से से मुझे घूरा, लेकिन फिर भी चुपचाप अपनी टी शर्ट उतार दी। अब ठीक है? हां हां, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लगातार सिर हिलाया। फिर बोला, और पैंट भी? मैं भी उसे याद दिलाने ही वाला था कि उसकी पैंट भी बदलनी चाहिए, लेकिन तभी मैंने देखा वो बड़ी सहजता से सोफे पर बैठ चुकी थी। उसने अपनी पैंट उतार दी और नया कपड़ा पहनने लगी। मेरी बात सुनकर उसने ऊपर देखा। क्या हुआ? अभी अभी जो मैंने देखा था वो मेरे दिमाग में घूमने लगा। फिर पिछली रात की कुछ बातें भी याद आ गईं। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मैं हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, पहले मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। मुझे पहले कभी पता नहीं था कि बाई निंगबिंग दर्द इतनी कम सह पाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर से गिरने की वजह से उसके दोनों घुटनों पर खरोंचे आ गई थीं। जब मैं दवा लगा रहा था तो हल्का सा छूते ही वो दर्द से सांस खींच लेती। मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। मैंने धीरे धीरे दवा लगाई, फिर घाव पर हल्के से फूंक मारने लगा। तब जाकर उसने दर्द से कराहना बंद किया। फर्स्ट एड बॉक्स समेटते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, आखिर यहां पाला किसे जा रहा है, तुम्हें या मुझे? उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। घर का सारा काम तो मैं ही करती हूं, और वो भी मेड की ड्रेस में। उसकी बात सुनकर मेरे पास जवाब नहीं बचा। ठीक ही तो कह ही थी, क्योंकि बाई निंगबिंग हर दिन मेरे कहने पर वही मेड की ड्रेस पहनती थी। वो मेरी हर बात मानती थी। मैं जो कहता वो वही करती। घर का सारा काम भी पूरी मेहनत से करती। कई बार मेरी बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांपने लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सब सह लेती। उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती। लेकिन मेरे ये अच्छे दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। एक दिन अचानक मेरे पिता मेरे घर आ गए, क्योंकि मुझे बाई निंगबिंग को अपने पास रखने की खबर पूरे अमीरों के सर्कल में फैल गई थी। कुछ अमीर गड़के मुझसे जल रहे थे, क्योंकि सबसे पहले बाई निंगबिंग मेरे पास आई थी। लेकिन उनसे भी ज्यादा वे लोग थे जो पहले बाई निंगबिंग के दुश्मन थे। जब वो बिजनेस की दुनिया पर राज कर रही थी, तब वो हमेशा सख्त फैसले लेने वाली इंसान थी। उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो गिरी, उसके पुराने दुश्मन शांत नहीं बैठे।
मैंने उसे अपने पास रखकर न सिर्फ उसका कर्ज हल्का किया था, बल्कि उसे लोगों की बुरी नजरों से भी बचाया था। लेकिन इसी वजह से मैं खुद उनके निशाने पर आ गया। और बिजनेस की दुनिया में वार करने के तरीके कभी कम नहीं होते। सबसे पहले मेरे पिता की कंपनी पर हमला हुआ। पिता ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, फंग युआन, क्या हम उसे अपने पास रखना बंद नहीं कर सकते? मैं हैरान होकर कंपनी के शेयर देखने लगा। लगातार गिरते हुए लाल की जगह अब सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह उलझ गया। आखिर मैंने बाई निंगबिंग से वादा किया था, जब उसे अपने पास रखा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। किसने सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी? पिता मुझे कंपनी की हालत दिखाने लगे। लगभग हर कर्मचारी डरा हुआ था। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी भी पल उनकी नौकरी चली जाएगी। उनमें कई अंकल आंटी ऐसे थे जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा था। उनके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे। मुझे बहुत अपराध बोध होने लगा। अपनी जिद की वजह से इतने सारे लोग मुश्किल में पड़ गए थे। मैं अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात बाई निंगबिंग से कैसे कहूं। उधर बाई निंगबिंग को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। वो हमेशा की तरह मेड की ड्रेस पहनकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। 3 सब्जियां और एक सूप, सब मेरी पसंद का। अगर किसी और दिन ऐसा खाना मिलता तो मैं जरूर उसे किसी ना किसी तरह खुश करता, लेकिन आज मैंने बस 2-4 कौर खाए, फिर सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेटा और बहुत देर तक यूं ही सोचता रहा। तभी कोई कमरे में आया। मेरे पीछे गद्दा हल्का सा दबा। उसके शरीर की जानी पहचानी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। कुछ देर तक मैं बिल्कुल नहीं हिला। फिर बाई निंगबिंग की धीमी आवाज सुनाई दी, आज क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? मैं अभी तक कुछ सोच नहीं पाया था, इसलिए बस टालते हुए बोला, महीने का वही समय है। शायद उसे समझ आ गया था कि मेरा मूड खराब है। उसने बिना कुछ कहे रजाई उठाई और मेरे पास आकर लेट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, फिर अपने गर्म हाथ मेरी कनपटियों पर रख दिए। मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं वो ज्यादा सोचने न लगे, इसलिए मैंने उसे करने दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी कनपटियों की मालिश करने लगीं। कुछ ही देर में मुझे बहुत आराम महसूस होने लगा। मैंने पूछा, बाई निंगबिंग, तुम ये सब कब से जानती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई, बस तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा रही हूं। कुछ और दिन बीत गए, लेकिन पिता अब भी कंपनी की समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाए थे। हर दिन शेयर और नीचे गिरते जा रहे थे। अब मैं और टाल नहीं सकता था। मैंने कई बार मन ही मन अभ्यास किया कि बाई निंगबिंग से कैसे कहूं कि अब मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। मैंने गहरी सांस ली और बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। बाई निंगबिंग मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। वो कंप्यूटर के सामने थी। स्क्रीन अभी भी चालू थी। मैं उसके पास गया, तभी मेरी नजर स्क्रीन पर लिखे बड़े बड़े शब्दों पर पड़ी, रखी गई महिला अपने शुगर डैडी का दिल कैसे जीते, पूरी गाइड। मैं अभी हैरानी से खड़ा ही था कि बाई निंगबिंग ने बिजली की तेजी से वो वेब पेज बंद कर दिया। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, क्या हुआ? मैंने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। अभी तुम क्या देख रही थी? वो बोली, तुमने देख ही लिया, फिर पूछ क्यों रहे हो? लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि सच बोलूं या नहीं। आखिर मैंने कहा, हां, मैंने देख लिया। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। कोई बात नहीं, इन दिनों तुम्हारी मुझ में दिलचस्पी कम होती जा रही है। न मुझे छूते हो, न गले लगाते हो, न मेरे साथ सोते हो। मुझे लग रहा है शायद मेरी नौकरी जाने वाली है। वो जितना बोलती गई, उसकी आवाज उतनी ही धीमी होती गई। आखिर में उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत भी सुनाई देने लगी। क्या बाहर आपको मुझसे ज्यादा पसंद आने वाला कोई मिल गया है? ये सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। हालांकि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला था, लेकिन शायद उसे सच में लगने लगा था कि उसकी नौकरी जाने वाली है। मेरी झिझक, मेरा बार बार डगमगाना, सब कुछ बाई निंगबिंग की नजरों से बच नहीं पाया था। उसने अपनी नजरें झुका ली। तो ऐसा है? कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने शुरू से ही आपकी उन बातों पर कभी पूरा भरोसा नहीं किया था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जैसी बातें। आखिर हर इंसान एक दिन बोर हो ही जाता है, मैं समझ सकती हूं। बस पिछली बार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर जो परेशानी हुई थी, पता नहीं अब मुझे वहां दोबारा काम मिलेगा भी या नहीं। उसने अपने होंठ भींच लिए
उसकी आंखों में जिद और हार न मानने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसे इतना मजबूत देखकर मेरे अंदर अपराधबोध और बढ़ गया। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बाइनिंग बिंग, मुझे माफ कर दो। जैसे ही मैंने माफी मांगी, उसका पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। हमारे बीच का माहौल भी अचानक ठंडा हो गया। सच ये है कि मैं अब तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि जब से मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूं, मेरे पापा की कंपनी लगातार लोगों के निशाने पर है। कंपनी लगभग बर्बाद होने वाली है। हालांकि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे इतना कहते ही अचानक ऐसा लगा जैसे कमरे की ठंडक गायब हो गई हो। बाइनिंग बिंग ने मुझे देखा। तुमने अभी क्या कहा? क्या? नहीं नहीं, परिवार वाली बात नहीं। मेरे पापा की कंपनी निशाने पर है वाली बात भी नहीं। उसके बाद वाली लाइन, वो जिसमें तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं थोड़ा झेंप गया। हां, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने मुझे धीरे से गले लगा लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। बाइनिंग बिंग को नया रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए अभी थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए वो उसी दिन मेरा घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन अब जब सारी बातें साफ हो चुकी थीं, तो मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहा। मैंने सोचा, जब तक वो यहां है, हर पल उसके साथ बिताना चाहिए। आखिर उसके जाने के बाद मैं फिर कभी उसके साथ ऐसे वक्त नहीं बिता पाऊंगा। शायद बाइनिंग बिंग भी मेरे मन की बात समझ गई थी। वो पहले से भी ज्यादा मेरा ध्यान रखने लगी, दिन रात बिना थके। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मैं उसे जाने ही नहीं देना चाहता। मैंने पापा से कहा, कुछ दिन और रुक जाइए। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं। लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसी दिन के बाद हमारी कंपनी के शेयर फिर से ऊपर चढ़ने लगे। मैं पूरी तरह हैरान था। मैंने तो अभी तक किसी को यह बताया भी नहीं था कि मैं बाइनिंग बिंग का साथ छोड़ने वाला हूं। फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। इसके बाद और भी अजीब बातें होने लगी। जिन कंपनियों ने मिलकर हमारे बिजनेस पर हमला किया था, एक एक करके उनकी टैक्स चोरी, घटिया प्रोडक्ट और कई दूसरी गड़बड़ियां सामने आने लगीं। अब उनके पास खुद अपनी समस्याओं से निपटने का समय नहीं था। हमारे खिलाफ साजिश करने का तो सवाल ही नहीं था। पापा ने मुझे फोन किया। जोर जोर से हंसते हुए बोले, देखा, बुरे लोगों का आखिर यही अंजाम होता है। हंसने के बाद मैंने धीरे से पूछा, तो क्या मैं अब बाइनिंग बिंग का साथ जारी रख सकता हूं? मेरी बात सुनते ही पापा की हंसी तुरंत रुक गई। फैंग युआन, पहले इन्हें इस मुसीबत से निकलने दो। जब ये लोग फिर संभल जाएंगे तो दोबारा हमें निशाना बनाएंगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। फोन रखने के बाद मैं पलटा। बाइनिंग बिंग हमेशा की तरह चुपचाप फर्श पोंछ रही थी। उसे देखकर मेरा मन भर आया। मैंने उसके कूल्हे को हल्के से दबा दिया। 2 दिन बाद शायद मैं इसे छू भी नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा और महसूस कर लेने दो। उसने हमेशा की तरह चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन 2 दिन बाद हमें निशाना बनाने वाली कई कंपनियों ने एक एक करके दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। पापा पूरी तरह हैरान रह गए। ये कैसे हो गया? ये कोई छोटी मोटी कंपनियों नहीं थी। अचानक सब एक साथ कैसे खत्म हो गई? मैंने कंधे उचकाए। मुझे बिजनेस की इतनी समझ नहीं है, मुझे क्या पता। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था। अब मैं फिर से बाइनिंग बिंग के साथ रह सकता था। मैंने पापा से 2-4 बातें करके जल्दी से फोन काट दिया, फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले मुझे अंदर किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। जब से बाइनिंग बिंग दिवालिया हुई थी, तब से सिर्फ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उससे खुद संपर्क नहीं करता था। तो वो किससे बात कर रही थी? मैं उत्सुक हो गया। धीरे से दरवाजे के पास कान लगाया, तभी मुझे बाइनिंग बिंग की शांत आवाज सुनाई दी। तो क्या हुआ अगर मैं दिवालिया नहीं हुई? जो भी उसके सामने बकवास करेगा, उसका बर्बाद होना तय है। ये सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। दिवालिया नहीं हुई? कौन? बाइनिंग बिंग। वही बाइनिंग बिंग जिसे मैं हर दिन अपने नीचे दबाकर तंग करता था। मैं इतना हैरान था कि दरवाजे की तरफ आते कदमों की आवाज भी नहीं सुन पाया। मैं बस मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया। दरवाजा खुला, बाइनिंग बिंग बाहर आई। हम दोनों की नजरें मिली। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा था, पूरी तरह स्तब्ध। उधर वो भी थोड़ी घबरा गई। इतनी जल्दी पापा से बात खत्म हो गई? मैं हकलाने लगा, हाँ, बस पापा से ही बात कर रहा था। अच्छा। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। तुमने कुछ सुना क्या? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं। उसने हल्का सा आंखें सिकोड़ ली। फिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं तुरंत मुड़ा। नहीं, मैं तो बस बहुत खुश हूं। मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन
मैं आधा कदम भी नहीं बढ़ा पाया, बाई निंगबिंग ने मेरे कलाई पकड़ ली और मुझे वापस अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधे मेरी बाहों में आ गई, फिर हल्के से हंस पड़ी। फैंग युआन, तुम्हें पता है, जब भी तुम झूठ बोलते हो तो हमेशा अपने कान को छूते हो। ये आदत बहुत प्यारी है। ये सुनते ही मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब तो मैं गया। उसके बात करने के अंदाज से साफ था कि वो सच में कभी दिवालिया नहीं हुई थी। मैंने उसके साथ जो कुछ किया था सब याद आते ही शर्म से मेरा मर जाने का मन करने लगा। तुम मुझे छोड़ो। लेकिन उसने दोनों हाथों से मुझे और कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ? कल रात तो तुम खुद कह रहे थे कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने जैसे ही पिछली रात की बात छेड़ी, मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। बस अब मत बोलो। तुम दिवालिया नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे अपने पास रखने दिया। तुम इतनी अजीब कैसे हो सकती हो? उसने सिर उठाया, फिर धीरे से मेरे कान को हल्के से काट लिया। फैंग युआन, मुझे अपने पास रखने की बात तो तुमने खुद कही थी, तो अजीब कौन हुआ, मैं या तुम? मैंने तुरंत मान लिया, मैं ही अजीब हूं। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। वो तो बस इंसानियत थी, दया थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पुरानी प्रतिद्वंद्वी बाहर इतनी तकलीफ झेले। मैंने लगभग उसका मुंह बंद ही कर दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसने धीरे से अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरी हथेली को हल्के से चाट दिया। उसकी गर्म और हल्की सी नम जीभ का स्पर्श महसूस होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। बाई निंगबिंग ने बेहद आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें सच में नहीं चाहिए था कि मैं तकलीफ झेलूं तो इसके और भी बहुत सारे तरीके थे। फैंग युआन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे या फिर मुझे इनाम दे रहे थे? उसकी बात सुनते ही मुझे वो सारे पल याद आ गए जब मैं बाई निंगबिंग को परेशान किया करता था। उसका लाल हो जाता चेहरा, उसके सुर्ख कान, उसका कांपता हुआ शरीर। तो क्या वो गुस्से की वजह से नहीं था? ये सोचते ही मेरे सिर की चमड़ी तक सुन्न हो गई। बाई निंगबिंग, तुम इतनी अजीब कैसे हो सकती हो? उसने फिर से मेरे गले पर एक हल्का सा चुंबन किया। फैंग युआन, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? उसकी जीभ जानबूझकर मेरी संवेदनशील जगहों पर धीरे धीरे घूमने लगी। मैं पूरी तरह अपना नियंत्रण खो बैठा। मैंने बाई निंगबिंग को पकड़कर सीधे बिस्तर पर गिरा दिया। आज देख लेना, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा नाम भी फैंग युआन नहीं। आखिर में बाई निंगबिंग ने भी सब सच बता दिया। अब वो और दिखावा नहीं कर रही थी। मैं भी अपनी शुगर मम्मी वाली इज्जत की परवाह करना छोड़ चुका था। वो चाहे जितनी बार नहीं कहती, मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अगले दिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। मैं गुस्से में रजाई के अंदर दुबका हुआ था, अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा था। तभी बाई निंगबिंग गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट लेकर मेरे बिस्तर के पास आई। मैंने रजाई से सिर बाहर निकालकर गुस्से में कहा, खाने का लालच देकर मुझे बाहर निकाल रही हो? वो आलस भरी मुस्कान से बोली, फैंग युआन, जब तुम गुस्सा करते हो तब भी बहुत प्यारे लगते हो। ये सुनते ही मेरा चेहरा फिर से लाल हो गया।